हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, ठीक। और पढ़ाई तुम्हारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है वो आपका विटामिन डी, ठीक है। इसके बाद जो विटामिन रह गया वो विटामिन ए रह गया, तो आपके सारे फैट्स वाले विटामिन खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम जो चालू करेंगे टॉपिक वो आपका होगा जीनोबायोटिक्स, है ना। और जीनोबायोटिक जो होगा ना वो आपका 2 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? ठीक। उससे पहले आज हम जो टॉपिक है वो आज का वो है विटामिन डी, ठीक। देखो सबसे पहले ये समझो कि विटामिन डी के डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। पहली बात कि ये आपका एंडोजिनस विटामिन प्रिकर्सर, मतलब ये है कि आपकी बॉडी है ना इसको सिंथेसाइज कर सकती है, ठीक है। मतलब हमारी जो बॉडी है इस विटामिन डी को वो खुद बना सकती है, ठीक। और दूसरा डाइट के थ्रू मिलता है, कौन से? प्लांट और एनिमल से मिलता है। अगर प्लांट से मिलेगा तो आपको आर्गो कैल्सीफेरॉल की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। देखो ये विटामिन डी की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं जो कि हमें प्लांट से आर्गो कैल्सीफेरॉल की फॉर्म में हमें मिलता है। और आर्गो कैल्सीफेरॉल को हम क्या बोलते हैं? विटामिन डी2 बोलते हैं। एनिमल्स में हम क्या बोलते हैं इसको? एनिमल से अगर हमें मिलता है ये विटामिन डी तो कौन सी फॉर्म में मिलता है? कोलेकैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी3 बोलते हैं। और किस किस से मिलता है? आपका सनलाइट से मिलता है, फैटी फिश, कोड लिवर ऑयल, एग योक और मशरूम से ये मिलता है, ठीक। बट एक बात ध्यान रखना, जो अल्गोकैल्सीफेरॉल है और कोलेकैल्सीफेरॉल है, ठीक, ये दोनों बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म नहीं होती है, मतलब ये आपके रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो इनको हम एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम एक एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म जो केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट कर सके, ठीक है, ठीक है। या कुछ ऐसी है ना, तो वो आपका कौन सी फॉर्म है? कैल्सीट्रायोल। तो कैल्सीट्रायोल ऐसी एक्टिव फॉर्म है जो कि आपकी क्या करती है? फंक्शन करती है, ठीक। पहले ये देखते हैं कि सिंथेसिस कैसे होता है इसका। तो मतलब हमारी बॉडी जो होती है वो इस विटामिन डी को बनाती कैसे, वो देखो। डिस्ट्रीब्यूशन तो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक। अब इसका देखो सिंथेसिस, डी नोवो सिंथेसिस, मतलब बॉडी हमारी कैसे बनाती है। देखो इस सन है, ये वाली जो मैंने ये लेयर बनाई है स्किन है, और ये ब्लड वेसल है, ये लिवर, ठीक, एंड ये किडनी, और ये एंटेरोसाइट, ठीक है, इंटेस्टाइन की सेल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एंटेरोसाइट, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले कि आपके सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे स्किन पे एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल सनलाइट की प्रेजेंस में आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोलेकैल्सीफेरॉल में, ठीक, ठीक है। कोलेकैल्सीफेरॉल को हम क्या बोलते हैं? विटामिन डी3। अब ये कोलेकैल्सीफेरॉल आपका ब्लड वेसल में जाता है, ब्लड वेसल में जाने के बाद आपका लिवर में जाता है, लिवर में जैसे ही जाता है तो ये कोलेकैल्सीफेरॉल आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? 25 हाइड्रोक्सी डी3। डी3 का मतलब क्या है बताया था मैंने? कोलेकैल्सीफेरॉल। तो 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, जैसे तुम कैल्सीडायोल बोलते हो, ठीक है। कैल्सीडायोल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कोल्सीफेरॉल में एक एल्कोहल है और इसमें एक और एल्कोहल जोड़ दिया तो क्या हो गया? कैल्सीडायोल इन द प्रेजेंस ऑफ 25 हाइड्रोक्सीलेज, ठीक। ये लिवर में एंजाइम प्रेजेंट होता है। फिर क्या होता है? फिर ये जैसे ही कैल्सीडायोल जो होता है वो आपका किडनी में जाता है, किडनी में जैसे गया तो वहाँ पे एक एंजाइम था 1-अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, उसने क्या किया? एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और जोड़ दिया, तो क्या बन गया? कैल्सीट्रायोल, मतलब 3 अल्कोहल हो गए इस पर, तो 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल, ये एक्टिव फॉर्म हो गई। अब ये एक्टिव फॉर्म जो होती है वो कहाँ जाती है? एंटेरोसाइट में, ठीक। एंटेरोसाइट में जैसी जाएगी तो क्या करता है ये? यहाँ पे ये क्या, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस इसका जो कैल्सीट्रायोल का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो कैल्सीट्रायोल होता है वो इस रिसेप्टर से जुड़ जाता है, तो क्या बनाता है? 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सीफेरॉल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है? वो वहाँ पे डीएनए में जाके एक्ट करता है, डीएनए में जाके एक्ट करेगा, वहाँ पे क्या है? जीन्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा? फिर जैसे ही वो एक्ट करेगा उन जीन्स पे तो वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एमआरएनए बनेगा। वो एमआरएनए आपका चल के एक ट्रांसलेशन प्रोसेस में जाएगा, उस ट्रांसलेशन प्रोसेस की वजह से एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम होता है कैल बाइंडिंग,
कैल बाइंडिंग क्या करवाता है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो ये कैल बाइंडिंग आपकी एंट्रोसाइट की मेम्ब्रेन में जाके लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, जो कैल्शियम होता है वो आपका, ठीक है, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये सिंथेसिस हो गया और ये फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर विटामिन डी पूरा आए, पैराग्राफ आए, तो पूरा सब लिखना। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखो कि रेगुलेशन, मतलब रेगुलेशन कैसे करता है ये। ठीक है, जो हाँ रेगुलेशन समझो। देखो अगर मान लो ब्लड कैल्शियम लेवल कम है, सिंपल सी बात है, ठीक है, या सीरम कैल्शियम लेवल कम है, तो क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन, देखो सिंपल सी बात है, जब कैल्शियम कम होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, है ना। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, पैराथायरॉयड हार्मोन है ना, ये कैल्सिट्रायोल की सिंथेसिस बढ़ा देता है। कैसे सिंथेसिस बढ़ा देगा, देखो ये एंजाइम दिख रहा है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, इस एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ा देता है। अगर ये इस एंजाइम की सिंथेसिस बढ़ा देगा तो सिंपल सी बात है, ये सबस्ट्रेट ज़्यादा यूज़ करेगा। कौन सा सबस्ट्रेट, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। और जैसे ही ज़्यादा यूज़ करेगा इसको, तो ज़्यादा यूज़ करेगा तो इसका मतलब ज़्यादा आपका कैल्सिट्रायोल बनेगा, मतलब 125 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जैसे सीरम कैल्शियम कम हुआ तो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हुआ, उसने क्या किया 125 डाइऑक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का संदेह बढ़ा दिया, मतलब कैल्सिट्रायोल का, जिसकी वजह से इसने क्या किया, इसने 4 चीज़ें करी। कैल्शियम मोबिलाइजेशन बोन, सिंपल सी बात है, अगर ब्लड कैल्शियम कम है तो सिंपल सी बात है हमारी बॉडी ये क्या करेगा, कैल्सिट्रायोल बोन में से कैल्शियम निकालेगा, बोन में से कैल्शियम निकालेगा, ब्लड में डाल देगा, जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है। उसके बाद आपका किडनी में क्या, ये किडनी में एक्ट करेगा, तो क्या करेगा, रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम का जो किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कैल्शियम का, वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ब्लड कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा। और आपका जो किडनी में जो कैल्शियम एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है, किडनी के थ्रू, तो उसको एक्सक्रीट नहीं करने देगा, उसका क्या कर लेगा, उसे मतलब रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम उसका कम कर देगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो ब्लड में ही रहेगा। चौथा फंक्शन क्या है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, बता ही दिया मैंने, है ना, कैसे करता है वो ये प्रोसेस, ठीक, कैसे बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन। तो ये सारे फंक्शन हो गए। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, अब इसके फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या होता है विटामिन डी का, देखो इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइन का मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक, अगर तुम्हें इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइन का लिखना है तो तुम क्या कर सकते हो, ये पूरा बना सकते हो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइन में तो फंक्शन बता दिया, विटामिन डी का इफेक्ट ऑफ इंटेस्टाइन में क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है कैल बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू। ठीक, उसके बाद इफेक्ट ऑफ बोन, इफेक्ट ऑन बोन का मतलब बोन पे क्या इफेक्ट होता है वो देखो। बोन इज कंपोज, जो बोन होती है वो किससे बनी होती है, कोलेजन और क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CA5 क्या है, कैल्शियम, CA5 फॉस्फेट का होल ट्वाइस हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक, तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला होता है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखो जो बोन होती है वो किससे बनी होती है, कोलेजन और एंड क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल लो होता है तो क्या होता है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल होता है, वो बोन का रिजर्प्शन बढ़ा देता है। मतलब जो रिजर्प्शन का मतलब क्या है, बोन से वो कैल्शियम निकालने लग जाता है। ठीक है, बोन से जब वो कैल्शियम निकालने लगता है एक प्रोसेस के थ्रू, और वो प्रोसेस कौन करवाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन। देखो तुमने फिजियोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन का एक्शन क्या होता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम ने तुमने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, कि वो कौन सी सेल्स पे एक्ट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट, है ना, वो सेल्स पढ़ी होंगी तुमने। तो वो क्या करता है, 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल बोन रिजर्प्शन कराता तो है, कैल्शियम निकालता है, लेकिन लेकिन क्या करता है, लेकिन किसके थ्रू करता है, वो किसके थ्रू, मतलब वो प्रोसेस जो बोन रिजर्प्शन जो करवा रहा है वो कौन करवाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन करवाता है। ठीक है, और ये स्टिमुलेट करता है इसको, बोन रिजर्प्शन को। ठीक है, इतना समझ आया, स्टिमुलेट बोन रिजर्प्शन बाय प्रोसेस दैट इज एनहांस्ड बाय PTH। ठीक, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन उस प्रोसेस को इनहेंस करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे बोन रिजर्प्शन हो जाता है, मतलब कैल्शियम निकाल लिया जाता है बोन से, तो वो कहाँ डाल दिया जाता है, ब्लड में, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, कम था ना तो बढ़ाना था, तो बढ़ा दिया उसने, इफेक्ट ऑफ बोन
इफेक्ट ऑफ बोन पे, ठीक है। किडनी में क्या इफेक्ट होता है, जो कैल्सिट्रायल होता है, ठीक है, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल कम है तो किडनी पे क्या करेगा, कैल्सिट्रायल जो होगा वो आपका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा किसका, कैल्शियम और फॉस्फेट का बाय रीनल ट्यूबल्स, ठीक है, इतना समझ आया। तो ये चीज़ है। उसके बाद अब आ जाओ इसके विटामिन डी की डिफिशियंसी पे, ठीक है, मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी कॉजेज क्या है। पहला है इनएडिक्वेट सन एक्सपोज, मतलब आप सनलाइट के एक्सपोज में ज़्यादा नहीं होते हो, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, ठीक है, मतलब ऐसे तुम सोर्सेज नहीं ले रहे हो विटामिन डी के, जो विटामिन डी के सोर्सेज खा ही नहीं रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से डिफिशियंसी हो रही है। मेडिकेशंस एल्टी कन्वल्सेंट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये विटामिन डी और मेटाबॉलिज्म और उसके एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। माल एब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी इंटेस्टाइनल डिसीज़ के कारण आपका विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफिशियंसी होती है उसकी, तो ये कारण है, ठीक है। अब क्लिनिकल इंडिकेशन विटामिन डी का क्या है, मतलब विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या क्या हमें होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। देखो विटामिन डी की डिफिशियंसी अगर होगी, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हुई तो सिंपल सी बात है कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा, है ना। कैसे कम होगा वो देखो, सिंपल सी बात है, ये विटामिन डी है ना, क्या करवा रहा था, कैल बाइंडिंग प्रोटीन का फॉर्मेशन करवा रहा था। अगर ये विटामिन डी नहीं रहेगा तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम रहेगा ब्लड में, तो उससे क्या होगा, तो फिर कैल्शियम का लेवल कम रहेगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या है, बोन्स हैं, तो बॉडी क्या करेगी, वो बोन में से कैल्शियम निकालेगी, मतलब बोन का क्या करेगी, डीमिनरलाइजेशन करेगी, ठीक है, कैल्शियम निकालेगी, ठीक है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन होता है विटामिन डी की डिफिशियंसी, जिसकी वजह से चिल्ड्रन में रिकेट्स हो जाते हैं। अगर विटामिन डी डिफिशियंसी होती है तो चिल्ड्रंस में रिकेट्स होते हैं और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो एज रिकेट्स में जो मतलब कौन से एज पे होती है, मतलब ये आपके चिल्ड्रंस में होती है, ऑस्टियोमलेशिया आपकी एडल्ट में होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इट कैन लीड डिफॉर्मिटीज स्केलेटन एज बोन फेल टू प्रॉपर्ली मिनरलाइज, मतलब इसमें क्या होता है कि जो इसमें स्केलेटन की जो डिफॉर्मिटीज होने लगती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोन्स होती है ना वो प्रॉपर्ली मिनरलाइज नहीं हो पाती, ठीक है, मतलब उनमें मिनरलाइज का मतलब क्या, उनमें कैल्शियम फॉस्फेट आपका डिपॉजिट ढंग से नहीं होता, ठीक है, समझ में आया, ठीक। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनमें ऑस्टियोमलेशिया में जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट होने लगती है, अगर वो सॉफ्ट होने लगी जिसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्रैक्चर और पेन होता है, ठीक। सिम्टम क्या है, सिम्टम इसके इंक्लूड बोर्ड लेग्स। बोर्ड लेग्स का मतलब क्या है, देखो एक बात समझना, नॉर्मली लेग्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं नॉर्मली लेग्स, है ना, लेग्स ऐसे होते हैं नॉर्मली, लेकिन बोर्ड लेग्स का मतलब क्या है, बोर्ड लेग्स ऐसे होते हैं, देखो ऐसे, मतलब जो नी वाला हिस्सा जो होता है वो आपका बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं बोर्ड लेग्स, ठीक। और जो फीट और एंकल होते हैं ना वो आपस में टच होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं बोर्ड लेग्स, ठीक। और क्या होता है, सॉफ्ट स्कल होता है इनमें, ठीक है, डिफॉर्मिटीज ऑफ रिबकेज, ठीक है, रिबकेज में डिफॉर्मिटीज होती हैं, और पिजन चेस्ट इसमें मतलब टाइप का देखने मिलता है तुम्हें सिम्टम में, ठीक है, रिकेट्स में। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, बोन पेन होता है, मसल वीकनेस होती है, ठीक। ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, सप्लीमेंटेशन देते हैं किसका, विटामिन डी कैल्शियम फॉस्फेट का, और सन एक्सपोजर का, मतलब सन के कांटेक्ट में ज़्यादा रहोगे तो विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं रहेगी, ठीक। तो ट्रीटमेंट दोनों का सेम है, सप्लीमेंटेशन विटामिन डी दे सकते हो, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक, और सन एक्सपोजर में ज़्यादा रहोगे तो, कांटेक्ट में रहोगे तो विटामिन डी डिफिशियंसी नहीं होगी, ठीक। इतना समझ आया, ठीक है। सो हाँ, और एक चीज़ और क्या क्या हो सकता है, ठीक है, देखो डिफरेंस तो ये पूरा हो गया, ठीक है, डिफरेंस पूरा हो गया। और क्या क्या क्लिनिकल इंडिकेशंस हो सकते हैं, आपका फटीग हो सकता है, ठीक है, डिप्रेशन हो सकता है, मतलब देखो डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कुछ स्टडीज़ ऐसा कहती हैं कि विटामिन डी की डिफिशियंसी से, ठीक है, मूड टाइप डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि डिप्रेशन है, ठीक है, हो सकता है इससे।
और आपका इम्पेयर वॉन्ड हीलिंग, ठीक है, वॉन्ड हीलिंग जो होती है वो इम्पेयर रहती है, ठीक है, विटामिन डी की वजह से। सो तुम्हारा जो ये विटामिन डी है वो पूरा ख़त्म हुआ, ठीक है। अब आपका बस विटामिन ए बचा। कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका ज़ीनोबायोटिक्स होगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगा कि देखो तुम्हारे प्रॉफ अभी पास आ रहे हैं, ठीक है। सो अब ये मत लगना कि तुम 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हो, नहीं। देखो पढ़ाई करो, देखो टाइम वेस्ट है ना, ऐसा होता है कि जैसे अब मतलब एक काम किया करो, मतलब जैसे तुम मान लो तुमने रात में जब तुम सोते हो तो सोने से पहले है ना क्या किया करो कि तुम पहले सोचा करो मैंने पूरे दिन में क्या किया। समझ में आ रहा है? पूरे दिन में मैंने क्या किया, मतलब मैंने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ तुमने टाइम वेस्ट किया ना उसे पेपर पे नोट डाउन करो कि हाँ मैंने यहाँ टाइम वेस्ट किया, मैं अगली बार से यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मतलब तुम लिख लोगे ना तो तुम्हारे उससे क्या होगा, जो घंटे होंगे ना वो बच जाएंगे, ठीक है ना। तो नींद पे है ना कॉम्प्रोमाइज मत करना प्लीज़, ठीक है, क्योंकि स्लीप जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई के लिए, ठीक है, मेमोरी रिटेन के लिए जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर तुम जो फालतू काम कर रहे हो ना पूरे दिन में, अगर तुम उनको बचा लोगे ना और वो पढ़ाई में लगाओगे तो तुम्हारी जो स्लीप साइकिल होगी ना बहुत सही रहेगी फिर। समझ में आ रहे हो? समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही किया करो, ठीक, मतलब अब टाइम वेस्ट मत करो, अब जो है पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आई थिंक 1.5 महीना रह गया तुम्हारा प्रॉफ के लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, लेकिन 6 घंटे आराम से मिनिमम तो 2 नींद के लिए, ठीक है, ठीक। सो इतना ही कहना था, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।